हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे थे यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, जिसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया था। तो हम वापस से इसको रिज्यूम करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने 16 सेट्स कर लिए थे। दिस इज़ द पार्ट 17 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 17 सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल से संबंधित आपसे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल। नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, एंड द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड। नहीं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो नहीं किया है। ठीक है, दिस इज बोरोड और बेसिकली टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो किया गया है। ठीक है, और प्रीएम्बल जो है बेसिकली एक तरीके का प्रीफेस कहा जा सकता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड्स आपके सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किए गए थे 42वें अमेंडमेंट 1976 के तहत। नहीं, यहाँ पर दो नहीं थे, तीन वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। थर्ड वन इज द इंटीग्रिटी। तो दैट मीन्स यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर सीरीज में मतलब जो मैंने दोबारा से रिज्यूम किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स को देखेंगे कि क्या आंसर है इनके, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे उनको। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आइटम्स दिए गए हैं और किन कंट्रीज से हमने बोरो किया है वो चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए, डीपीएसपी के बारे में बात करें तो डीपीएसपी आपकी आयरलैंड से ली गई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आयरलैंड से हमने डीपीएसपी के साथ साथ और क्या क्या बोरो किया है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स का जो नॉमिनेशन है वो भी हमने यहाँ से बोरो किया है। मेथड ऑफ इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, उसको भी हमने आयरलैंड से ही बोरो किया है। यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है, बिल्कुल सही। और साथ साथ क्या लिया है, यहाँ से फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, एंड साथ में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसीजर लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहाँ से बोरो किया है, और जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसका कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से बोरो किया है। कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करें तो कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही मैच है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने इसे बोरो किया है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ से जब हमने कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है, साथ में फ्रीडम ऑफ ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहाँ से लिया है, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लिया है। ज्वाइंट सेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ज्वाइंट सेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। और ज्वाइंट सेटिंग सिर्फ कब करी जाती है, इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्राइम लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ जो है ये हमने कहाँ से लिया है, नहीं ये हमने यूके से नहीं लिया है। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने लिया है जापान से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ ली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, 1 2 3 ये तीनों सही हैं, दैट मीन्स ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, out of the following statement, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of the government। ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए कौन से जो बेसिकली उसका जो प्रिंसिपल है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रिंसिपल के बारे में जब हम बात करते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो ये एक मैकेनिज्म है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जो इंश्योर करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। मतलब यहाँ पर देखिए, सिंपली आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने एक यहाँ पे किसी मेंबर को चुन के भेजा,
और वो आगे जाके पार्लियामेंट में बैठता है। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिविजुअल की जो यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है, टूवर्ड्स द पीपल। और पीपल कौन है यहाँ पर, जिसने इसको यहाँ भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो प्रिंसिपल है जिसके बारे में पूछा गया है, कहा गया है कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। स्पेशली यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल से आप कह सकते हैं, यहाँ पर लोकसभा से संबंधित पूछा गया है, ठीक है। लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स जो व्यक्ति पार्लियामेंट में है उसको कहाँ जाना है, पब्लिक के पास दोबारा से वोट लेने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपको पेड़ बताए गए हैं, ये 3 लोगों के नाम हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें जयपाल सिंह के बारे में, तो जयपाल सिंह का जो ये बेसिकली कहाँ से है, झारखंड से संबंधित हैं। ये एक स्पोर्ट्समैन, एजुकेशनलिस्ट और जो हॉकी टीम थी भारत की हॉकी टीम, उसके फर्स्ट कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है। और ये फाउंडर रहे हैं किसके, आदिवासी महासभा के। देखिए, ही वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द आदिवासी महासभा, ये आपका करेक्ट मैच है, ठीक है। और बाद में इन्होंने झारखंड पार्टी जो है वो ओपन करी थी, मतलब झारखंड पार्टी जो है वो शुरू करी थी। इसके बाद नाम है आपका एच.सी. मुखर्जी जो है, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, या वाइस चेयरमैन कहा जाए इन्हें, वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। और ये एक रेपुटेटेड ऑथर हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, कांग्रेस मेंबर हैं, आईएनसी के मेंबर भी रह चुके हैं। और बाद में ये बंगाल की जो वो थी आपकी काउंसिल, उसके मेंबर भी रह चुके हैं। साथ में ये गवर्नर भी रहे हैं बंगाल के अंदर, बंगाल के क्या रहे हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं एच.सी. मुखर्जी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगले पे आते हैं, तो अगला है आपका जी दुर्गाबाई देशमुख। ये जो है आंध्र प्रदेश से हैं, शी बिलोंग्स फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, और ये एक एडवोकेट पब्लिक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने फाउंडेशन रखी थी आंध्रा महिला सभा की, ठीक है। ही आंध्र महिला सभा की इन्होंने फाउंडेशन रखी थी, कांग्रेस लीडर थी। और बाद में इन्होंने ये एक चेयरपर्सन बनी थी, फाउंडर चेयरपर्सन बनी थी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की। तो यहाँ पर है फाउंडर ऑफ द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, दैट इज ऑल द 3 पेयर्स आर द करेक्ट। क्लियर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, with reference to the constitution of India, which of the following statement are correct? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट है? तो देखिए, an amendment to the constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. देखिए, कैन नॉट नहीं, कैन बी, अगर जो कोई अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो है जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एप्लीकेबल रहता है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, क्योंकि आपको करेक्ट ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको फाइंड करना है। इट इज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट टू गिव एन एसेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए, आर्टिकल 368 के तहत जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, ठीक है, उस पर प्रेसिडेंट को बाइंडिंग होता है कि वो अपने बाकी जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको वही साइन करना ही है, अपना एसेंट देना ही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट पॉइंट है। अगला है, नो हाई कोर्ट शैल हैव अ जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन और इनवैलिड। यहाँ पर और वर्ड होना चाहिए था, और इनवैलिड। देखिए, ये स्टेटमेंट भी गलत है। मतलब देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कोई संविधान ने या संसद ने कोई भी लॉ बनाया सेंट्रल ने, तो उस लॉ को ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड बताएगा, हाई कोर्ट भी ये काम कर सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास भी ये जुरिडिक्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इससे तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, दैट इज ऑप्शन आपका होगा 2, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पावर वाली बात है ना कि भाई हाई कोर्ट और इससे एक केस हुआ था, 24th अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने कर्टेल कर दिया था जुडिशियल रिव्यू को फॉर द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट यहाँ पर जब एक 1980 के अंदर मिनर्वा मिल केस होता है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिस्टोर हो जाती हैं, ठीक है।
चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी सुपीरियर virtue lies in the fact that it calls into activity. So यहाँ पर क्या होगा, the intelligence and character of ordinary men's and the women's is the correct answer रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, democracy superior virtue lies in the fact that it calls into the intelligence and the character of ordinary men and women। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, एक बड़ी सी स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ तक, ऑन द 26th of January 1950 we are going to enter a life of contradiction. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continues to deny the principle of one man, one value. ये चीज़ किसने कही है, ये पूछा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किसी एक व्यक्ति ने कही थी। ये किसने कही थी, ये कही थी भीमराव अंबेडकर जी ने। दैट इज़, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये भीमराव अंबेडकर की स्टेटमेंट्स हैं, इनके द्वारा ये चीज़ें कही गई थी। ठीक है, तो कई बार कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो अक्सर कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। तो दिस आपको, देखिए हो सकता है आपको बाकी चीज़ें याद हो ना हो, बट आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जो वन वोट वन वैल्यू या इस तरीके की जो भी लाइनें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भाई किसने कही थी, भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, सॉरी, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स द लोकसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल है, टुवर्ड द लोकसभा। और ये चीज़ कहाँ लिखी गई है, ये मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 75 के 3 सेक्शन के अंदर। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 75 है उसका 3rd पार्ट जो है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है। ठीक है, कि पार्लियामेंट सिस्टम भारत के अंदर है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखिए पीएम हो गए, पीएम के नीचे जितने भी लोग हैं, होम मिनिस्टर हो गए आपके, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स द लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की जो संवर्ती सूची है, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें जो आपकी सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है, उस सॉरी नॉट सेंट्रल, स्टेट लिस्ट पूछा है ना, सॉरी, स्टेट लिस्ट के अंदर भारतीय संविधान की जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपकी देखने को मिलती हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले आपको यूनियन लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 3 टाइप की लिस्ट होती है, एक तो यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के बारे में हम बात करें यहाँ पर अगर जो, ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, वॉर एंड पीस है, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, ठीक है, एयरवेज एंड पोर्ट्स आपके आ गया, करेंसी हो गई आपका, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आती हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। स्टेट लिस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो स्टेट लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, दैट इज स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन मतलब जो जेल वगैरह होता है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो म्यूनसिपैलिटीज़ या जिला पंचायत वगैरह चीज़ें हैं, पब्लिक हेल्थ मतलब जो हेल्थ वाला सिस्टम है, या लैंड हो गया, लिक्वर हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन कौन सी हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने बात करी ना, तो यहाँ पर कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई लोकल गवर्नमेंट और दूसरा क्या हो गया, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो 2 एंड ये यूनियन ट्रेड, फॉरेस्ट आपका कंकरेंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, एनी 2 सब्जेक्ट्स जो है वो आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है एक बार अच्छे से, ताकि
इससे क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है इन द अपोजिशन वॉज स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता पार्टी नहीं थी यहाँ पर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में, यहाँ पर अपोजिशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीडिंग पार्टी थी वो तो थी आईएनसी। फर्स्ट जो लोकसभा हुई थी वहाँ पर आईएनसी सबसे बड़ी पार्टी थी, और दूसरी थी जो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए एक इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं 1951 के अंदर, उस टाइम पर 489 सीट्स थी। ठीक है, 489 सीट्स में से 364 सीट्स जो है वो कौन जीतता है, ये जीतती है आईएनसी। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड टर्म आता है वो जिसे जीतती है सीपीआई, वो से सीपीआई को सीटें मिलती हैं 16, और जो बची कची जो सीटें हुई वो अदर लोग ले जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्वराष्ट्र पार्टी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पुअरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन 1971। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है, गरीबी हटाओ का जो आंदोलन जो स्लोगन है ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव डेमोक्रेसी was a slogan given by the Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayan in the Lok Sabha election in 1977। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए सेव डेमोक्रेसी, क्योंकि आपका 75-76 के दौरान क्या चल रहा था, नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो जयप्रकाश नारायण, जो कि जिन्हें हम कहते हैं जेपी नारायण के नाम से हम इन्हें जानते हैं, तो इन्होंने ये स्लोगन दिया था कि सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, जनता पार्टी के ये लीडर थे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत सही है आपका, सेकंड भी सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो टेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इतने क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जल्दी।